हेलो दोस्तों, लर्न विद प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 10 के फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में हमने बहुत सारे टॉपिकों का अध्ययन कर चुका है, तो आज भी कुछ आपका महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका पहला है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो ये प्रश्न और जो अभी आने वाले जो प्रश्न है जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपका आज का क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो एक वर्ड आपका है अवतल दर्पण और दूसरी वर्ड आपका है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में पहला आपका है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, और उत्तल दर्पण में है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। तो अभी हम एक डायग्राम इसके बताने के बाद, तो इन सारे अंतर को पढ़ने के बाद एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे कि ये पांचों अंतर किस प्रकार से है, और आपको एक एक जो इसमें टर्म है और आपको एक एक टर्म इसमें समझ में आने वाला है, आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया जाएगा। फिर सेकेंड नंबर आपका है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, और उत्तल में है कि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। तीसरा देखिएगा, अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। फिर चौथा नंबर में है कि इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण में है कि इस दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। और फिर आपका है पांचवा नंबर अवतल दर्पण में कि इस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 जो 5 अंतर लिखाए थे उसके बारे में समझने के प्रयास करेंगे। तो आपका पहला नंबर था कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। ये देखिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, तो ये इसके बाहरी सतह इसका रंगा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि इसका भीतरी सतह, ये जो चमकीला सतह है वो क्या है, इसका धसा हुआ है। तो अवतल दर्पण का चमकीला सतह धसा होता है, और उत्तल दर्पण का जो चमकीला सतह जिसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं वो उसका उभरा हुआ, ये ऊपरी हिस्सा जो देख रहे हैं, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। यहाँ जिस पे आकर के प्रकाश किरण टकरा रही है वो हिस्सा उसका क्या है, उभरा हुआ है। फिर सेकंड नंबर हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। ये जो आप अवतल दर्पण देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ मुख्य अक्ष पर कटती है, तो ये वास्तविक कटान से कट रहा है, इसलिए इस फोकस हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे। लेकिन आप उत्तल में देखिएगा कि इसमें जो दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश किरणें हैं, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर कटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये काल्पनिक कटान से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसका फोकस जो होगा वो काल्पनिक होगा। कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। फिर आपका तीसरा अंतर था कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण द्वारा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। ये आपका अवतल दर्पण जब वस्तु को रखे हैं तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब देखिए वास्तविक है। तो इसका अर्थ है कि वास्तविक अर्थ ये होता है कि मुख्य अक्ष के नीचे जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। फिर ये आपका अवतल दर्पण ही है, तो देखिए यहाँ पर वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, काल्पनिक ही बन रहा है, और इसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। फिर आपका चौथा अंतर था कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देखिए आप, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है,
और जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर अर्थात सी पर रखेंगे तब उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के आकार का ही बनेगा। लेकिन आप उत्तल दर्पण में देख लीजिए, वस्तु का आकार बड़ा है लेकिन इससे बनने वाला प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा ही होता है। और फिर आपका 5वां नंबर था कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, वो भी देख लीजिए आप। तो हमने 5वां अंतर पढ़ा था कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आइए यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये आपका अवतल दर्पण, तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आ रही हैं वे सभी परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो रही है, जिसके कारण से अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसमें देखिएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जितनी प्रकाश किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में अर्थात अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार आपका अवतल और उत्तल दर्पण में जितने भी अंतर थे सबों के बारे में हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया। हमें पूरा विश्वास है आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। फिर अगला आपका प्रश्न है, अवतल दर्पण के 4 उपयोगों को लिखें। तो 4 उपयोग आपका इस प्रकार से है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हम लोग जो प्रायः दाढ़ी बनाते हैं उसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरा आपका है, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। इसका अर्थ है कि आप जो वाहन का हेडलाइट देखते हैं उसमें जो चमकीला भाग होता है एक कटोरे के रूप में, वो आपका अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहनों के हेडलाइट के रूप में करते हैं। आप फिर इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। तीसरा आपका है कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च तथा सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। तो आप जो टॉर्च देखते हैं उसका अंदर का चमकीला जो भाग देखते हैं वो आपका अवतल दर्पण ही होता है। तो आप ये भी एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। फिर चौथा नंबर में है कि अवतल दर्पण का उपयोग बड़े बड़े सोलर भट्टियों के रूप में किया जाता है। इसका अर्थ जहाँ भी हमें अधिक मात्रा में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है और पर्याप्त मात्रा में वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो ये सोलर भट्टी के रूप में जो हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं तो इसके माध्यम से ही उस स्थान तक सौर ऊर्जा को पहुँचाया जाता है। यह सौर ऊर्जा का जहाँ उस प्रकार का उपयोग है अधिक मात्रा में तो वहाँ अवतल दर्पण के माध्यम से ही, बड़े बड़े अवतल दर्पण के माध्यम से ही उसकी पूर्ति की जाती है। तो आप ये भी एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ जो आपको एक घर के रूप में दिखाई दे रहा है तो उसमें ही आपका अवतल दर्पण, बड़ा सा अवतल दर्पण लगा हुआ है जो सारे सूर्य प्रकाश किरणों को एकत्रित एक जगह पे करने का काम कर रही है। तो इस प्रकार आज का ये जो टॉपिक है यहीं तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको क्लास 10 के सभी विषयों की तैयारी भाषा में और अच्छे तरीके से कराई जाएगी। और आने वाले समय में आपका क्रैश कोर्स का भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आप क्लास 10 के लगभग सभी विषयों का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।